क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 2 मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। विषय वस्तु है परिचय। मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य इस प्रकार हैं: वर्णन, डिस्क्रिप्शन, पूर्व कथन, प्रिडिक्शन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीके से अनुप्रयोग, एप्लीकेशन करना। आइए इन पदों का अर्थ समझा जाए। वर्णन। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों का परीक्षण करना चाहता है। अध्ययन की आदतों में विविध प्रकार के व्यवहार आ सकते हैं, जैसे सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, नियत कार्य समय पर प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची की योजना बनाना, नियत कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना। एक वर्ग विशेष में कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की आदत का जो अर्थ समझता है उसे उसका वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार के विवरण में व्यवहार विशेष का उल्लेख आवश्यक होता है, जो उसको समझने में सहायता करता है। पूर्व कथन। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा उसका वर्णन करने में सक्षम हैं, तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों से संबंध को सरलतापूर्वक जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियों के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन, समय की मात्रा एवं उपलब्धियों के बीच धनात्मक संबंध की स्थापना कर सकता है। बाद में यदि आपको ज्ञात होता है कि एक बालक विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देता है, तो आप इस बात का पूर्व कथन कर सकते हैं कि बालक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। पूर्व कथन प्रेक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। जितने अधिक लोगों का प्रेक्षण किया जाएगा, पूर्व कथन के सही होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। व्याख्या। मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है। मनोवैज्ञानिक मूलतः यह जानना चाहते हैं कि व्यवहार किन कारणों से घटित होता है और वे कौन सी दशाएं हैं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता। उदाहरण के लिए, किन कारणों से कुछ बच्चे अपनी कक्षा में अधिक ध्यान देते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में कुछ बच्चे अध्ययन हेतु अधिक समय क्यों नहीं देते हैं। अतः यह उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के निर्धारकों अथवा पूर्ववर्ती दशाओं की पहचान करने से संबंधित होता है, जिससे दो परिवर्तियों वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सके। नियंत्रण। यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं, तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण तीन बातों से संबंधित होता है: किसी व्यवहार विशेष को घटित कराना, उसे कम करना अथवा बढ़ाना। उदाहरण के लिए, आप चाहे जो अध्ययन करने के घंटों को उतना ही रहने दें, अथवा आप उन्हें कम कर सकते हैं या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपचारों द्वारा चिकित्सा के रूप में व्यक्तियों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण है। अनुप्रयोग। वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। विभिन्न दशाओं में समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इन प्रयासों के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता ही मनोवैज्ञानिक के मूल लगाव का विषय होती है। उदाहरण के लिए, योग एवं ध्यान के अनुप्रयोग से दबाव की मात्रा कम करके दक्षता बढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक जांच नए सिद्धांतों अथवा निर्मितियों के विकास के लिए भी की जाती हैं, जिनसे भविष्य में भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। विज्ञान को इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जा सकता है कि वह किस चीज़ की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कैसे खोज करता है। वैज्ञानिक विधि में किसी घटना, विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का अभिप्राय यह है कि
ऑब्जेक्टिविटी का अभिप्राय यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका मित्र कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आप दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें खोज की व्यवस्थित सिस्टमैटिक प्रक्रिया एवं चरण का अनुपालन होता है। इसके अंतर्गत आने वाले चरण समस्या का संप्रत्ययन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना तथा शोध निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना। आइए इन चरणों के कुछ विस्तार से वर्णन करेंगे। वैज्ञानिक जांच के चरण। अब देखिए, पहला क्या है? समस्या का संप्रत्यय, अध्ययन के लिए विषय का चयन। दूसरा, प्रदत्त संग्रह, प्रतिभागी, विधियां, उपकरण या प्रतिक्रियाएं। तीसरा, निष्कर्ष निकाला, सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके। चौथा, शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण, उपलब्ध परिकल्पनाओं का पूर्वकथन, पुनरीक्षित या नए सिद्धांत का निरूपण। ये क्या वैज्ञानिक जांच के चरण थे। समस्या का संप्रत्यन। वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के कथ्य अथवा विषय का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करने में रुचि लिया करता है। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों के विविध पक्षों की पहचान करता है। उसके बाद यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रदर्शित किए जाने वाले आदतों का अध्ययन करना चाहता है। मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने, जैसे हम प्रसन्नता अथवा दुख की दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, हम अपने अनुभव एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, दूसरे के व्यवहार को समझने। उदाहरण के लिए, क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है? कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा करते? कुछ क्या सिगरेट पीने की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है? कुछ लोग असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद भी दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? ग समूह से प्रभावित व्यक्तिगत व्यवहार। उदाहरण के लिए, रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है? कोई साइकिल चालक साइकिल चलाते हुए अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है? समूह व्यवहार। उदाहरण के लिए, जब लोग समूह में होते हैं तो उनके खतरा उठाने वाले व्यवहार में वृद्धि क्यों हो जाती है? अंग संगठनात्मक स्तर। उदाहरण के लिए, कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं? कोई नियोजक अपने कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में कैसे वृद्धि कर सकता है से होता है। इसकी सूची लंबी है और आप आगे के अध्याय में इनके विविध पक्षों को जानेंगे। यदि आप अधिक जिज्ञासु हो तो आप कई समस्याओं को लिख सकते हैं जिनकी आप जांच कर सकते हैं। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे परिकल्पना हाइपोथेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए अपने पूर्व के साक्ष्य या प्रेक्षण के आधार पर आप एक परिकल्पना विकसित कर सकते हैं कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता आती है। इसके बाद आप अपने अनुसंधान में इस कथन को गलत अथवा सही सिद्ध कर सकते हैं। प्रदत्त संग्रह। वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना चाहिए। अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण, प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं का निर्णय करना, अध्ययन में कौन कौन से प्रतिभागी सूचना देने वाले होंगे। प्रतिभागी बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं। चिकित्सालय के रोगी, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकता है जिनमें जहाँ पर अध्ययन किए जाने वाले गोचर प्रचलित है। दूसरा निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है, जैसे प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, साक्षात्कार अनुसूची, प्रेक्षण अनुसूची, प्रश्नावली आदि।
शोधकर्ता यह भी निर्णय करता है कि उपकरणों को प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह किया जाएगा। निष्कर्ष निकालना। अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकीय प्रक्रियाओं की सहायता से विश्लेषण करना है, जिससे हम समझ सकें कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंड आरेख, संचयी बारंबारता आदि बनाना तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण। अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। उससे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना सिद्धांत पुष्ट हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक परिकल्पना सिद्धांत स्थापित करेगा, नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना सिद्धांत का परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है। अतः अनुसंधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है, किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोवैज्ञानिक विद्याशाखा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा है। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण एवं मापन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्तिगत अनुभूतियों, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक समय में एक अलग दृष्टि, जिसे व्याख्यापरक परंपरा कहते हैं, का उदय हुआ, जो व्याख्या एवं पूर्वकथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय एवं जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव की अन्वेषण विधि भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से भिन्न होनी चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटना एवं क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना एवं समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशिष्ट संदर्भ होते हैं जहाँ बाह्य कारकों जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति अथवा आंतरिक कारकों उदाहरणार्थ लंबी बीमारी आदि से लोग पीड़ादायक स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थितियों में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। इसलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य होता है कि हम मानवीय अनुभवों को, व्यवहार के सहज प्रवाहमानता को बिना हानि पहुंचाए विविध पक्षों का पता लगाएं। उदाहरण के लिए, कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता है कि वह खोज रहा है, वह क्या खोज रहा है, कैसे खोज की जाए तथा किस बात की प्रत्याशा की जाए, बल्कि वह प्रयास करता है कि जो कुछ अव्यवस्थित विवरण है उसका प्रारूप तैयार किया जाए। यद्यपि उसे उस क्षेत्र की कम अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है, उसका मुख्य कार्य जो कुछ एक संदर्भ विशेष में मिलता है उसका विस्तृत विवरण लिपिबद्ध रूप में तैयार करना है। वैज्ञानिक एवं व्याख्यापरक परंपरा दोनों का उद्देश्य दूसरे के व्यवहारों एवं अनुभव का अध्ययन करना होता है। हमारे अपने अनुभव एवं व्यवहार के विषय में क्या होता है। मनोविज्ञान के छात्र के रूप में आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्यों दुख का अनुभव कर रहा हूँ। कई बार आप प्रण करते हैं कि आप अपने खान पान को नियंत्रित करेंगे अथवा अध्ययन हेतु अधिक समय देंगे, लेकिन जब भोजन या अध्ययन करने का समय होता है तो आप अपना प्रण भूल जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप कोई अपने व्यवहार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता। क्या मनोविज्ञान की इस बात में सहायता नहीं करनी चाहिए, आप अपने अनुभव, चिंतन प्रक्रियाओं तथा व्यवहार का विश्लेषण कर सकें। मनोवैज्ञानिक जांच का ध्येय होना चाहिए वह अपने अनुभव एवं अंतर्दृष्टियों द्वारा प्रदर्शित होने वाले स्व को समझने का प्रयास करें।